इन मार्च में शिरकत कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूं। और उसके बाद जो भी पाकिस्तानी आज ये टीवी पे देख रहे हैं, जो आज सबसे पहली मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई थी अप्रैल के अंदर, 9-10 अप्रैल को, तो जो पाकिस्तान का बैरून मुल्क से कर्जे लेने का जो रिस्क होती है, यानी अगर आपको बाहर के लोग कर्जे देते हैं, बैंक्स कर्जे देते हैं, तो वो कर्जों की जो रिस्क होती है कि कर्जा वापस नहीं होगा, वो 5% थी। वो 5% थी आज से 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत गिराई गई है। आज अखबारों में आया हुआ है कि जो हमारी रिस्क है, यानी हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, वो रिस्क 5% थी, आज वो 64.5% है। यानी 64.5% रिस्क है कि पाकिस्तान अपने कर्जों के ऊपर किस्तें वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब, इसके 2 मतलब हैं, और बड़े, मैं इसलिए इधर से शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो हमारी माइशत है, जिस तरह उसका कत्ल हुआ है जब से हम गए हैं पिछले 7 महीने में, मैं चाहता हूं कि ये जरा कौम समझे हुआ क्या है। अगर हमारा डिफॉल्ट रेट, यानी कि हम 5% से 64.5% पे गए हैं, इसका मतलब कि दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान की जो माइशत है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकती, और उनका जो 64.5% का मतलब कि ये है अब रिस्क कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा देंगे तो 64.5% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे पहले यह हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं कि बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में, ये जब वो देखते हैं, जब उनके सामने ये रिस्क आती है पाकिस्तान की, तो इसका मतलब कि बैरून मुल्क लोग अब पाकिस्तान के अंदर सरमाया करते हुए डरेंगे कि अगर इस मुल्क का डिफॉल्ट हो गया, यानी डिफॉल्ट का मतलब है जब मुल्क हाथ खड़े कर देता है कि हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकते। और ये याद रखें, ये सारे कर्जे, ये जो 2 खानदान पिछले 10 सालों में इन्होंने 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ाया था, तो ये जो उनके कर्जों के ऊपर किस्तें हैं, वो अगर हम वापस नहीं कर सकते, और तो हमारा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सारी दुनिया पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देती है, और सबसे नुकसान आवाम के लिए कि डिफॉल्ट कर दे तो आपको क्या होगा? सबसे पहले चीज यह होगी कि रुपया मजीद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। रुपए नीचे गिरना, यानी डॉलर के मुकाबले में रुपया और नीचे चला जाएगा, और किधर जाके रुकता है ये अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि डॉलर तो आने नहीं है। लोगों ने, जिन्होंने डॉलर या इन्वेस्टमेंट में आने हैं या कर्जों से लेने हैं, वो सबने रोक देने हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज यह है कि जो लोग जब इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आपने मुल्क में दौलत में इजाफा करना है तो सरमायाकारी चाहिए, फैक्ट्रियां बनाएं, कारखाने बनाएं, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उससे हमारी दौलत में इजाफा हो, ताकि हम अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। तो इससे वो सब कुछ रुक जाएगा। तो मेरा अब ये सबसे पहला सवाल यह है कि जिन लोगों ने यह साजिश की थी और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था, मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? हमें तो हमारे ऊपर पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन की गई, वही जो अखबारों में बगल बच्चे बैठे हुए हैं जो सहाफी इनके, उन्होंने तो पूरी कैंपेन की कि मुल्क तबाह हो गया है, महंगाई आसमानों पे चली गई है। तो महंगाई तो वाज़ेह हो गया कि 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इन पिछले 7 महीने में हुई है। हमारे जो मुल्क में महंगाई थी, और आज जब हमारा टाइम था तो वो 15 से 16% थी, आज वो 27 से 28% पे है, तकरीबन दुगनी है। तो जो महंगाई भी बढ़ गई, जो मुल्क में सरमायाकारी थी वो भी नीचे चली गई, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी वो भी नीचे चली गई,
जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे भेज रहे थे, डॉलर्स भेज रहे थे, रेमिटेंसेस भेज रहे थे, वो भी कम हो गए। जो हमारी टैक्स कलेक्शन थी, यानी जो आमदनी एक मुल्क की होती है टैक्स इकट्ठा करके, वो भी उसके जिस रफ्तार पे हम इकट्ठे कर रहे थे वो नीचे चला गया। और मैं आज आपके सामने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे होती है कि हर साल एक शाया होती है कि मुल्क की मायशत के हालात क्या हैं। तो वो इस गवर्नमेंट ने, हमारे जाने के बाद इस मौजूदा गवर्नमेंट ने वो सर्वे शाया की है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उस सर्वे के मुताबिक जो हमने अपने चौथे साल के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि कितनी हमारी मुल्क की आम दौलत में इजाफा कितना होगा, वो 4.8% टारगेट था। कितना हमने किया? 6%। यानी जो जिस रफ्तार पे हमारी हुकूमत के दौर में मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, वो हमने सोचा था 4.8 होगा, वो 6% हुआ। हमने अपने टारगेट से बेहतर किया। एक्सपोर्ट्स, जो चीजें हम बेचते हैं बाहर और जिससे डॉलर आते हैं, हमने अंदाजा लगाया था 26 अरब डॉलर होगी। कितनी हमने एक्सपोर्ट की? 32 अरब डॉलर। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड था ये। तो वो टारगेट से उससे भी ऊपर गए। यानी ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसमें मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है, दौलत में इजाफा होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। ये वो मैं चीजें आपको मोटी मोटी बता रहा हूं। हमारा जो ज़राअत था, हमने टारगेट किया था कि ज़राअत में जो इजाफा होगा वो 3.5% था, और कितना इजाफा हुआ? 4.4%। कुछ 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तेजी से हमारी ज़राअत बढ़ी थी। फिर इंडस्ट्री, जो रोजगार देती है, जो असल में इंडस्ट्री, जब तक इंडस्ट्री मुल्क में बढ़ती नहीं है तो असल में तो मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, मुल्क ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने टारगेट सेट किया था 6.6%, आखिरी साल की बात कर रहा हूं। और हुआ कितनी? इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी? 9.8%। अपने टारगेट से ऊपर गए हम। सर्विसेज सेक्टर, और इसके अंदर आईटी भी मिला लें, तो सर्विसेज में 4.7% टारगेट सेट किया, 6.2% पे हमारे ग्रोथ हुई सर्विसेज में। और आईटी जो कि मुस्तकबिल है, टेक्नोलॉजी, उसमें 26.9% हमारा बढ़ा। यानी जो फ्यूचर पे सबसे जो हमने जोर लगाया कि हमारी आईटी जो फ्यूचर है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और बिजली की, अच्छा ये समझने की बात है कि जो बिजली है, अगर इन्होंने जो हमारे पहले यही नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बिजली के, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो बिजली घर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो अगर हम जितनी मर्जी, अगर हम बिजली कम भी इस्तेमाल करते हैं, पैसा पूरा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या कोशिश की कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने इजाफी बिजली बना दी। हमारे पास इस वक्त जब हमारी हुकूमत आई तो हम वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि बिजली की कंजम्पशन बढ़े, इंडस्ट्री को हमने इंसेंटिव्स दिए। तो हमारे दौर में जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी वो 20.9%। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मायशत तो हमारी बढ़ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कह रही है, ये जो इनके दौर में पब्लिश हुई है, तो वो जो हर साल पब्लिश होती है उसके मुताबिक मुल्क तो तरक्की कर रहा था। तो फिर ये जो साजिश के तहत इनको ऊपर बैठाया गया और हमें यह कहा गया कि वो बहुत कोई शहबाज शरीफ कोई जीनियस है, इससे कोई काबिल आदमी कोई नहीं है, इसको ऊपर आके बैठा दिया। और उसके बाद वो जो भागा हुआ था मुल्क से, भागे हुए तो सारे ही थे, तो उसको खास तौर पे लेके आए इसहाक डार को। उसने आगे कहा कि मैं मूडीज को ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो गुम ही हो गया।
और ये जो आज आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इसका मतलब दुनिया पाकिस्तान क्या देख रही है, हम नहीं क्या कैसे कह रहे। मैंने वैसे 6 महीने पहले अपनी कौम को बता दिया था कि जो 30 साल दोनों हुकूमतें मिलकर करते रहे हैं, और इनके 30 साल में हिंदुस्तान भी आगे निकला हमारे से, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकला। हम 90 की दिहाई तक पाकिस्तान इन दोनों से आगे था। जब से ये दोनों आए हैं ये डाकू खानदान, ये दोनों हमारे से आगे निकल गए, क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। जब से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना, वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में बड़े इनके पास 4 फ्लैट आ गए, और इनके बेटों की बड़ी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये तो अमीर हो गए, कौम मकरूज हो गई। इनको वापस मुसल्लत किया, और मैंने तब कहा कि इनसे नहीं संभाला जाएगा। मैंने एस्टेब्लिशमेंट को समझाया, हैंडलर्स को समझाया कि ये अगर आपने साजिश कामयाब होने दी, ये मुल्क नहीं संभाल सकते। और मैंने जब 6 महीने पहले कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, यानी कर्जे नहीं वापस कर सकता, तो पाकिस्तान को फिर कौन बेल आउट करेगा। और मैंने तब यह कहा था, जब इन्होंने कहा कि इसको गद्दार, मुझे गद्दार कह रहे थे, तब इन्होंने कहा मुझे कि इसके ऊपर गद्दारी के केस बनाओ, कि यह कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा। मुफ्त कुछ नहीं होता। वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा। और जो वो कीमत हमारे से मांगेंगे, मैं आज फिर अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि वो हमारा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है, उसके पीछे जाएंगे वो। और ये मैंने 6 महीने पहले कहा था अपनी कौम को। और आज जिधर हम अब खड़े हैं, ये जब से चोर ऊपर बैठे हैं, ये हमें उधर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। वो तो जब मौका मिलता है बाहर भाग जाता है। जब वो प्राइम मिनिस्टर था, उसने 23 निजी दौरे किए लंदन के। मैं प्राइम मिनिस्टर था 3.5 साल, मेरे तो बच्चे बाहर थे, मैं तो एक दफा भी नहीं किया। हालांकि 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड आने की, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं तब बाहर जाऊं, हमारा मुल्क गरीब है, हम मकरूज हैं, मैं क्यों मुल्क का पैसा खर्च करूं जब तक कि मेरे मुल्क को मेरे दौरे से फायदा नहीं होगा। ये सरकारी खर्चे के ऊपर प्राइवेट दौरे किए इसने लंदन के। 23 दफा ये लंदन गया। जरदारी 50 दफा दुबई गया निजी दौरों पे। और ये लंदन क्या करने जाता था? पैसे वहां हैं, दौलत वहां है, बिजनेस वहां है, बेटों को वहां बसा दिया है, बरतानिया के वो शहरी बन गए हैं, वो आराम से वहां बैठे हैं। जो जिसके ऊपर करप्शन केस होता है वो वहां भाग जाता है। इसहाक डार बाहर भाग गया, उसके बेटे बाहर हैं। शबाज, ये हमजा जो सलमान शबाज है, इसको जब FIR का केस रमजान शुगर मिल रही है, जो जिसमें मकसूद चपड़ासी के पास पैसा आ गया था, इसके ऊपर हाथ जाने लगा, ये बाहर भाग गया। बाहर भाग जाते हैं जब इनको खतरा होता है, फिर डील करते हैं, वहां बैठ के डीलिंग करते हैं। फिर डील करके जब इनको पता होता है कि हां जी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर वापस आ जाते हैं। और वो इसहाक डार सिग्नल लेके वापस आ गया। लेकिन अगर आज भी किसी का ख्याल है कि ये मुल्क के माशी मसले हल कर सकते हैं, तो सवाल तो फिर यह है कि मुल्क को पहले लेके कौन इस स्टेज पे आया, या मुल्क का दिवालिया निकाला किसने? 30 साल तो ये दोनों खानदान बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे मुल्क इस स्टेज पे पहुंचा? और मैंने आपको बताया कि हमने एक दिवालिया हुआ पाकिस्तान संभाला 2018 में, और उस पाकिस्तान को उस दिवालिये से निकाल के 2 साल कोरोना के साल गुजरे जो दुनिया में तबाही मची। अपने मुल्क को कोरोना से निकाला, और दुनिया मिसाल देती थी कि जो पाकिस्तान ने कोरोना में जिस तरह अपने मुल्क को संभाला, अपनी माशियत को संभाला, अपने गरीबों को बचाया, वो मिसाल देते हैं कि दुनिया में वो 3 टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से निकाला। और कोरोना से निकाला ही नहीं, उसके बाद हमने अपनी माशियत उठाई,
जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट, ये जो 6% ग्रोथ रेट, तीसरे साल में 5.7 और चौथे साल में 6%, ये 17 साल के बाद हुआ। हमारे ज़राअत ने 17 साल के बाद इस तरह की तरक्की की। हमारी इंडस्ट्री ने तो कि 50 साल में सबसे बेहतरीन हमारी इंडस्ट्री उठ रही थी जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई। तो आज मैं अपने पाकिस्तानियों के सामने ये रखना चाहता हूं कि क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार या मुसल्लत किए गए, ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते हैं? क्या इनके पास अब कोई हल है? जो हमने हल भी निकाले थे वो भी पीछे रह गए हैं। हमने पूरी कोशिश की। हमारा मसला क्या, मैं आप सबके लिए पहले जरा समझा दूं। हमारा मसला यह है कि माजी में किसी ने जोर नहीं लगाया कि मुल्क की दौलत में इजाफा किया जाए एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। जो भी चाइना की तरक्की हुई, जो एशियन टाइगर्स, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे मुल्क, ये जो तरक्की की है, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। जब दुनिया को माल ज्यादा बेचेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। यहां हुआ ही कुछ नहीं, और इनके पिछले नून लीग के 5 साल में वही की वही एक्सपोर्ट्स रह गई, तो दौलत में तो इजाफा ही नहीं हुआ। तो इनका माजी में यही था। तो हमारी कोशिश ये थी कि एक्सपोर्ट्स को, पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उठाया जाए, पूरे उनकी मदद की जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनके लिए सस्ती बिजली दी जाए, ताकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। और उसके अलावा हमने वो प्लान बनाए। टूरिज्म पाकिस्तान में ऐसी है कि हमारे बड़े डॉलर्स आ सकते हैं। हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोरोना में टूरिज्म ही खत्म हो गई, लेकिन टूरिज्म के ऊपर हमने प्लान बनाए हुए थे। और तीसरी चीज कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, उनको हमने कोशिश की कि वो अपने पैसा पाकिस्तान लेके आए। उसके लिए हमने उनकी मदद की। रेमिटेंसेस जो सबसे तारीखी बड़ी हमारी 30 अरब पे, वो इसलिए बढ़ी कि हमने उनको इंसेंटिव्स दिए, उनके लिए इनाम दिए कि जो ज्यादा पैसा भेजेगा या उनकी अपने बैंकों के थ्रू। और रोशन डिजिटल पाकिस्तान एक नई चीज शुरू की। 5 अरब से उसमें आखिर में पैसा आना शुरू हुआ। हमारे चौथे साल में $5 अरब से ऊपर उसमें आ रहा था और बढ़ता जा रहा था। कोशिश ये थी कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनके डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आए। मैंने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए, एक बंडल आइलैंड कराची में और एक रावी सिटी। बंडल आइलैंड इन्होंने हमें करने नहीं दिया, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उन्होंने उधर आते साथ ही $5 अरब आने थे। और जैसे वो पैसा आना था, हमारा जो असल मसला है, जो डॉलर कम हो जाते वो हमने हल कर लेना था। इन्होंने आखिरी मिनट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर कैंसिल कर दिया। और दूसरा, जो हमारी कोशिश रावी सिटी की थी, वो बदकिस्मती से 11 महीने स्टे ऑर्डर पे रह गया। पैसे लोग बाहर से इन्वेस्टर तैयार बैठे हुए थे, वो सब कुछ रुक गया। तो हमारी कोशिश ये थी कि डॉलर गैप जो हमारा है, हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो उसके बीच में जो गैप है वो हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, ये 2 शहर बना के, टूरिज्म करके, और फिर अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनको कोशिश इंसेंटिव दें कि वो पैसा अपना भेजें। तो अब मैं जो आखिर में ये मायशत के ऊपर बात, फिर मैं 2 और आपसे बातें करनी है। देखिए, जिधर आज हम खड़े हैं, ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं। तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह, जिस तरह बाय इलेक्शन में स्वीप किया था, हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन मुझे जो खतरा, अब 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूं, हमारे मुल्क को खतरा आज। और ये जो आज 64.5% पे पाकिस्तान की रिस्क हो गई कि यानी हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे, और उसकी चांस 64.5% पे आ गई। इसका मतलब कि अगर हम अब इस तरफ, जिस तरफ अब निकल गए हैं, पैसा बाहर से अब आना नहीं है, हमारे पास जो आमदनी थी, एक्सपोर्ट्स भी कम होती जा रही है, रेमिटेंसेस भी, जिससे डॉलर आते हैं,
इन्वेस्टमेंट आनी नहीं है, कर्जे भी नहीं आने, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आनी। तो अब हम ये क्या करेंगे? आप इनके पास क्या हल है? क्या वो लोगों के पास ये मुल्कों से पैसे मांगते जाएंगे? वो तो ये मांगे हैं, हर मुल्क के पास गया शहबाज शरीफ, क्या मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, लेकिन वो कितना वो पैसा दे देंगे? असल में तो हमने अपनी माइशत ठीक करनी है, और वो जो ठीक करनी थी वो ठीक हो रही थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, वो अब ये साजिश की वजह से आज पाकिस्तान यहां फंसा हुआ है। दूसरी बात मैंने आज करनी है, जो मैं हमेशा, ये जो तहरीक जिसमें हम सारे मार्च इस्लामाबाद की, वजह इसकी क्या है? हकीकी आजादी। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से। जिस मुल्क में इंसाफ होता है वो इंसानों को आजाद कर देती है। इंसाफ, और ये सबको मैं बार बार कहता हूं क्योंकि लोगों ने रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखी नहीं, मैंने भी नहीं देखी थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तब पहली दफा मुझे पता चला कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी क्या होती है। तो कानून के ऊपर कोई नहीं होता। तो ये जो आज पाकिस्तान के मसले हैं, ये माइशत के भी मसले, ये सारे फंसे हुए एक चीज के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। इंसाफ ना होने की वजह से, कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से लोग गुलाम हैं, एक निजाम के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि कमजोर आजाद नहीं है यहां और ताकतवर कानून से ऊपर है। तो ये जंगल का कानून है, जंगल के कानून के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। ये जो मैं आपको माइशत के बताया है, ये असल में हमारी मुल्क में खुशहाली, माइशत तब ठीक होगी जब हम अपने इंसाफ का निजाम ठीक करेंगे। अब मैं आज फिर, और मैं हर रोज अपील करता हूं अपने रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, 3 आपके पास केसेस हैं, ये तीनों लैंडमार्क केसेस हैं। और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा सहाफी जिसके जमीर की कोई कीमत नहीं थी। धमकियां दी गई, डराया गया, FIR काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया और फिर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। चीफ जस्टिस साहब, इसके लिए आपके सामने हमारे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट, सेनेटर्स, इन्होंने आपके सामने पिटीशन रखी है। दूसरा, आजम स्वाति, यह भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को एक ट्वीट के ऊपर, जिसमें वो तनकीद करता है, जो सारी दुनिया में जिसकी इजाजत है, उस तनकीद के ऊपर उसको उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है और फिर उसको हवाले किया जाता है। उसका जो आजम स्वाति ने नाम लिया, जो 2 नाम लिए फहीम और फैसल, उनको, उनके आदमियों को जो नंगा करके उसको तशद्दुद करते हैं। किधर से इंसाफ मिलेगा? इसलिए आपके पास आए हैं चीफ जस्टिस साहब। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो पाकिस्तानी जो 50 साल से ये कौम जानती है जिसको, उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है। पहले से भी मैं कह देता हूं, मुझे पता होता है, मैं उसके ऊपर 2 तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतहा पसंद ने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी साजिश बनी हुई थी। मैं 3 नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, ना इंसाफ ना होने का एक आपके सामने इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकती है कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं 3 लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलव्विस थे, इनके ऊपर नाम लिखूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है बेकसूर निकला है, मैं गलत हूं,
लेकिन है तो मेरा हक। तो हमारी हुकूमत होते हुए पुलिस ने कहा जी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। पुलिस हमें क्या कहती है? पुलिस वो कहते जी अगर किसी मुझे इस ओहदे से उठा दे, किसी और को बैठा के ये करवाए, मैं नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैं बार बार लोगों को वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसलिए बताता हूं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब ताकतवर जुर्म करता था उसको नहीं पकड़ते थे, जो कमजोर जुर्म करता था उसको सजा मिलती थी। यह है आज हमारी तबाही का बायस। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है, और ये हम तीन लोग हैं वो तो। और इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं है। और मैं इसके साथ साथ एक और चीज कहना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट हमारे ऊपर किया, मेरे पे, लोगों पे। हम 1.5 साल गवर्नमेंट में होते हुए कहते जा रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडा पे है। ये ना तो सिर्फ नून लीग के बड़ा करीब है, इसके हैंडलर्स भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये हमें टारगेट कर रहा है। 8 इसने हमारे खिलाफ फैसले दिए, 8 दफा हम अदालत में गए, 8 दफा अदालत ने उनको रद्द किया। इसका मतलब इसके फैसले गलत थे। इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ये सिकंदर सुल्तान और जो कराची से इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, इनके ऊपर हम अदालत में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। जो कराची का इलेक्शन कमिश्नर है ये सिंध गवर्नमेंट की तनख्वाहदार है, ये आजाद कैसे है? इसके ऊपर हम मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं। और ये जो सिकंदर सुल्तान है, हमने इसके ऊपर बार बार कहते रहे हैं कि ये आदमी गैर जानिबदार नहीं है और हमें अदालत वापस इसके पास भेज देती है। और वो कैसे जज बन सकता है जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको, ये हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा, बार बार हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, ये हमारे ऊपर जजमेंट कैसे दे सकता है? आप अगर अदालत में भी जाते हैं तो अगर किसी को जज के ऊपर इतराज है तो वो रिक्यूज कर लेता है। ये बार बार हमारे खिलाफ फैसला देता है, बार बार हम अदालतों में जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने इसके ऊपर अदालत में गए हुए हैं तो वो भी तो केस सुन रहे हैं। 2 केसेस हैं जिसमें इससे हमें फंसाया हुआ है। एक है फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमारे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फंडिंग केस देखें। उसके बावजूद इस आदमी ने अभी तक उनके केस नहीं खोले और हमें बार बार एक फरोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और मैं फिर दावा करता हूं, जितना आप देखेंगे एक चीज साबित होगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो कहते हैं पॉलिटिकल फंड रेजिंग वो करती है। रिकॉर्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है, 40,000 डोनर बेस हमारे पास है। तो इनसे तो पूछे कि ये पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। इसी में आपको पता चल जाएगा कि ये करप्शन के पैसे से खेलते हैं। ये पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसे बनाने देते हैं या उनके पार्टनर्स होते हैं, फिर उनसे फंडिंग लेते हैं। तो ये इनकी फंडिंग तो है ही इलीगल, ये बता ही नहीं सकते किधर से पैसा आया। उनका केस नहीं सुन रहा और हमें उसने लटकाया हुआ है इतने सालों से। तो एक तो फंडिंग केस और दूसरा तोशाखाना। तोशाखाना का केस इसने फैसला कर दिया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। अदालत में तो फिर भी हम चले गए हैं और मैं गारंटी करता हूं, मैं लिख के देता हूं कि जितना आप देखेंगे इमरान खान, ये साबित होगा कोई गैर कानूनी चीज नहीं की। लेकिन जिन्होंने गैर कानूनी चीज की और नैब में 10 साल से केस है, उनके केस क्यों नहीं सुनता? आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ। यूसुफ रजा गिलानी ने मदद की इनकी। उन दोनों ने गैर कानूनी तौर पे 4 गाड़ियां निकाली तोशाखाना से। मुझे भी गाड़ी मिली थी। गाड़ी आप नहीं ले सकते तोशाखाना से, वो गैर कानूनी है। उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां ली, नैब में केस पड़ा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं वो केस उठा रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होता है, ये गैर जानिबदार नहीं है।
تو پلیز ہمارے کیس سنیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیے ہوئے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ اس سے ایک انصاف کے نظام میں ہمیں اعتماد ہوگا ہم سب کو. اور آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں سے میں پھر یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور سزا یافتہ جھوٹا اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کیسے ایک قوم اجازت دے سکتی ہے اس آدمی کو کہ ہمارے فیصلے کرے؟ اور کون سا فیصلہ کرے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیصلہ ہے؟ اور اس کا ماضی دیکھ لیں, اس نے آج تک میرٹ کا اس کا مطلب بھی نہیں پتا. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مفادات کے اندر وہ اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی بزنس کو کیسے غیر قانونی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایف بی آر میں کون ہوگا جو ان کی مدد کرے گا؟ پولیس میں کون ہوگا جو ان کے مخالف کے خلاف ظلم کرے گا؟ ان کی کبھی پاکستان میں میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے. 1993 کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا اس وقت کے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس میں اتنی کرپشن ہے. یہ 93 کی بات ہے. آئی جی عباس خان نے کہا کہ نواز شریف کے دور کے اندر پنجاب پولیس کے اندر پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ کئی لوگوں کو بھرتی کیا جو مجرم تھے, جو جرائم پیشہ لوگ تھے, ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. یہ 93 کی بات ہے. تو اس سے ہم یہ آج امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیانتداری سے پاکستان کی اہم فیصلہ کرے گا. میں تو آئینی طور پہ تو خیر شہباز شریف وہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا, تو آئینی طور پہ تو شہباز شریف کر سکتا ہے. لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جمہوریت ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتی, جمہوریت بندوقوں کے زور پہ نہیں چلتی, جمہوریت اخلاقیات پہ چلتی ہے. اس لیے برطانیہ کا پرائم منسٹر جب وہ بھاری اکثریت سے ڈیوڈ کیمرون جیتتا ہے الیکشن, تو وہ ریفرینڈم جب ہارتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی استعفی دینے کی, وہ استعفی دے دیتا ہے کہ جی میرے پاس اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے. تو اخلاقیات کے اوپر, کیونکہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے جمہوریت, اس کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر رکھی ہوئی ہے. ایک ان کا پرائم منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, وہ ریزائن کر دیتا ہے کہ میری وہ اخلاقی, میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے. تو یہاں ایک مفرور جو پاکستان کے 5 ممبر سپریم کورٹ نے اس کو سزا یافتہ کروایا, جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے, وہ آج ہمارا فیصلہ کر رہا ہے. کیا یہ ملک کی صرف یہ نہیں کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرے گا, اور میرٹ کے اوپر ہی جب اداروں میں فیصلے ہوتے ہیں تب یہ ادارے اوپر آتے ہیں. اداروں کو تباہ کرنا ہو, میرٹ ختم کر دو. تو دنیا میں میرٹ کی وجہ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو میرٹ پہ نہیں فیصلہ کرے گا, اور دوسری یہ ساری قوم کا ہماری اخلاقیات کا مذاق اڑ رہا ہے کہ ہم اور نیچے گر رہے ہیں. پہلے چوروں کو اوپر مسلط کر دیا, چوروں نے اپنے کیسز سارے ختم کر دیے. آہستہ آہستہ شہباز شریف کے 4 گواہ مر گئے آتے ساتھ ہی جو 16 ارب ایف آئی اے کے کیس میں تھے. اس کے بعد انویسٹیگیٹر وہ بیچارہ ڈاکٹر رضوان بھی مر گیا, کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دم آتے ساتھ ہی مر گئے. وہی رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جو ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے ٹی وی کے اوپر لوگوں کی قتل عام کی, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور پھر یہی وہ لوگ واپس آ کے کیسز بھی اپنے ختم کرواتے ہیں, ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں پاکستان پہ, صحافیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس ملک کے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور پھر ایک ہی کوشش ہے کہ جھوٹے کیسز کر کے تو کسی طرح عمران خان کو نکالا جائے. اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صرف جس کو بھی یہ فیصلہ کرے گا نا کہ آرمی چیف بنے گا, یہ اس سے ایک چیز مانگے گا. کیونکہ میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں, میں اس کو آپ سے نہیں, میں یہ جب جمخانہ میں
اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا. میں تب سے جانتا ہوں اس کو. یہ ایک چیز مانگے گا کہ تم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے, تم نے اس کی پارٹی کے اوپر زور ڈالنا ہے اور میرے کیسز ختم کرنے ہیں. میں آج اب اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ راستے سے کسی طرح عمران خان کو ہٹایا جائے, کیونکہ ہے بڑا بزدل آدمی, الیکشن سے بھاگ رہا ہے, ملک کو داؤ پہ رکھوایا ہوا ہے. الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ الیکشن اس لیے نہیں کروایا کیونکہ اسے ہار جانا ہے, اور صرف اپنی ذات کے لیے سارا ملک آج جدھر کھڑا ہے اور جس طرف جا رہا ہے, اور جس سے میں نے شروع کی تھی آج کی تقریر کہ جب ایک ملک کا رسک فیکٹر قرضے واپس کرنے کا جب وہ رسک 64.5 پہ پہنچ جائے, کوئی دنیا اس کو پیسے نہیں دیتی. ادھر کوئی انویسٹر نہیں آتا اس ملک میں. اس ملک میں سے بلکہ اپنے لوگ ڈالر خریدنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف آ جاتا ہے کہ اکانومی تو آگے نہیں بڑھے گی. وہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 7 مہینے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکنامک سروے بتا رہا ہے پاکستان کا کہ 17 سال کے بعد گورنمنٹ کی بہترین پرفارمنس تھی. ان کا اکنامک سروے, ہمارا نہیں, ان کے دور میں جو شائع ہوا ہے اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ یہ 17 سال میں بہترین پرفارمنس تھی, اور ادھر سے انہوں نے لا کے ملک کو ڈیفالٹ پہ کھڑا کر دیا ہے. اور آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا, اور ہے بڑا بزدل آدمی, کرپٹ آدمی ہوتے ہی بزدل ہیں, اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا, اور اس لیے ملک کی تقدیر سے یہ کھیل رہا ہے. اور آج آپ کی جو ہماری مارچ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے, انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں, آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر انصاف ہوتا یہ سارے آج جیلوں میں ہوتے, کبھی بھی نہ ہوتا کہ اس طرح کے لوگ آج ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہوتے. اور انشاءاللہ ہماری جو یہ مارچ ہے جب یہ پنڈی پہنچے گی اور عوام آئے گی پنڈی میں, تو سب کو ایک پیغام چلا جائے گا کہ باشعور قوم ہے, یہ اب ان چوروں کی غلامی نہیں کرنے لگی. پاکستان زندہ باد. یہ جو امپورٹنٹ سرکار ہے گھس بیٹھی ہے جو گھس کر بیٹھ